Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government PG College, बहरोड। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट थर्ड का वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अपन ने पिछले वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन का वर्गीकरण किया। आज हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में अरिस्टो की पढ़ेंगे। जैसा कि आपको सभी को पता है कि प्लेटो का इम्पैक्ट अरिस्टोटल पे पड़ा और प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की भांति अरिस्टो का शिक्षा सिद्धांत भी महत्वपूर्ण और विचारणीय माना जाता है। प्लेटो की भांति अरिस्टो को भी इस बात का दुख था कि स्पार्टा जैसे नगर राज्य में शिक्षा की उत्तम योजना विद्यमान थी, किंतु फिर भी एथेंस ने उसका अनुसरण नहीं किया। अतः दोनों के चिंतन में अपने अपने नगर राज्यों में शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा का प्रारूप प्लान ऑफ एजुकेशन प्रस्तुत किया गया। अरिस्टो ने पॉलिटिक्स की 7वीं और 8वीं पुस्तक में अपने शिक्षा सिद्धांत की विवेचना की और यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पॉलिटिक्स के अंतिम भागों में ही अरिस्टो ने शिक्षा पर प्रासंगिक विचार प्रस्तुत किए और उसकी शिक्षा की रूपरेखा को पूर्ण होने में ही पॉलिटिक्स समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से अरिस्टो पर भी प्लेटो की एजुकेशन शिक्षा का प्रभाव पड़ा। अरिस्टो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति, जिसमें कि वह स्वयं को अन्य लोगों से श्रेष्ठ सिद्ध कर सके। किंतु अरिस्टो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना का उद्देश्य व्यक्ति की भावनाओं को इस ढंग से प्रशिक्षण करना जिससे उसमें विवेक के उत्थान में सहायता मिल सके। अतः अरिस्टो की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना जो परम विवेकशील हो और उनके माध्यम से ही राज्य संबंधी विषयों का चिंतन कर सकने की स्थिति में हो। अरिस्टो ने अपनी शिक्षा का उद्देश्य के अंतर्गत निम्न बातों को शामिल किया कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का नैतिक उद्देश्य होना चाहिए और इसी के अंतर्गत उन्होंने कला के विकास की बात भी कही। तत्पश्चात हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द एजुकेशन। अरिस्टो ने शिक्षा के कार्यों के अंतर्गत उनका ये मानना है कि मानव समाज के विकास में शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य की आदतों को परिमार्जन करने तथा उनकी विवेकशीलता को यथोचित प्रोत्साहन देने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होती है। अतः शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है। इसके अंतर्गत उन्होंने सज्जीवन की प्राप्ति में सहायता बताई कि अरिस्टो के अनुसार राज्य का प्रमुख उद्देश्य सज्जीवन की प्राप्ति है और शिक्षा का उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान है। सेकेंडली, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य। इसके अंतर्गत अरिस्टो का ये मानना है कि मानव में 3 प्रकार की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में 3 प्रकार की क्रियाएं चिंतात्मक, क्रियात्मक और परिचयात्मक प्रमुख है और इसी को आधार मान के उन्होंने अपने शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात उन्होंने अच्छे नागरिकों के निर्माण की बात की और राज्य के मूल सिद्धांतों का इसके अंतर्गत प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत सामाजिक गुणों के विकास को भी शामिल किया गया। अब हम देखेंगे अरिस्टोटल स्कीम ऑफ द एजुकेशन। अरिस्टो की शिक्षा योजना को 3 भागों या 3 सोपानों में बांटा जा सकता है। पहला सोपान जन्म से 7 वर्ष की उम्र, दूसरा सोपान 7 से 14 वर्ष तक और अंतिम सोपान 14 से 21 वर्ष की उम्र तक निर्धारित किया गया है। शिक्षा के फर्स्ट स्टेज ऑफ एजुकेशन में उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था तक बच्चों के लिए शिक्षण की व्यवस्था की और यह शिक्षा घर पर ही माता पिता की देखरेख में होनी चाहिए। और सेकेंड स्टेज ऑफ एजुकेशन में 7 वर्ष की उम्र के बाद 14 वर्ष की उम्र तक है। इसके अंतर्गत पढ़ना, लिखना और अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट को चुनने की बात कही गई। इसके अंतर्गत संगीत को भी शामिल किया गया और व्यायाम का भी इसके अंतर्गत जिक्र किया गया। थर्ड स्टेज ऑफ एजुकेशन में शिक्षा का तीसरा सोपान 14 वर्ष की आयु से 21 वर्ष की आयु तक है। अरिस्टो का कहना कि इस सोपान में बालकों को उस सरकार के स्वरूप के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिसकी अधीनता में उनको रहना है और इसके अतिरिक्त उनके मानसिक और शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
18 से 21 वर्ष की आयु तक 4 वर्ष की अवधि को व्यायाम और सैनिक प्रशिक्षण काल माना है। इस आयु में व्यायाम और कड़ा परिश्रम कराया जाना चाहिए। तत्पश्चात हम अरिस्टोटल का फीचर्स ऑफ थ्योरी ऑफ एजुकेशन। थ्योरी ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत अरिस्टो ने शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। नंबर 1, शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण। प्लेटो की भांति अरिस्टो का भी ये मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का पूर्ण नियंत्रण चाहता है। उनका मत है कि राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों की प्रकृति को शासन और संविधान के अनुकूल ढालना पड़ता है, ताकि राज्य के स्वरूप के साथ साथ इसका भी संगति बनी रही, इस शिक्षा की भी संगति बनी रही। परंतु राज्य की शिक्षा में विविधता की नहीं बल्कि एक रूपता की जरूरत है, क्योंकि राज्य का यह अंतिम उद्देश्य होता है। नंबर 2, शिक्षा राज्य का दायित्व। अरिस्टो के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के विकास का साधन है। राज्य व्यक्ति का अधिक विकसित रूप है और अधिक नैतिक है। वह लौकिक जीवन के लिए साध्य है। शिक्षा इस साध्य को प्राप्त करने का साधन है। अतः इसके अंतर्गत उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य, राज्य को इसका दायित्व दिया गया शिक्षा के अंतर्गत। थर्डली, व्यावसायिक प्रशिक्षण का विरोध। अरिस्टो ने व्यावसायिक प्रशिक्षण को अपनी शिक्षा योजना में शामिल नहीं किया। व्यवसाय, उद्योग धंधे तथा अन्य आर्थिक प्रकृति के कार्य में लगे हुए लोगों को, नागरिकों में स्थान नहीं दिया गया। अतः स्वाभाविक ही था कि वे व्यावसायिक प्रशिक्षण को अपनी शिक्षा योजना में स्थान न दें। फोर्थली, शिक्षा के मूल विषयों पर बल। अरिस्टो ने उन विषयों को शामिल किया है जो कि पढ़ना, लिखना, शारीरिक प्रशिक्षण, संगीत, इन सब को अपनी शिक्षा के अंतर्गत रखा और इन्हीं के आधार पर आगे की शिक्षा का प्रतिपादन किया। इसके पश्चात शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार की बात की। उन्होंने कहा शिक्षा मानव विकास के स्वाभाविक क्रम के अनुरूप होनी चाहिए, और इस तरह से अरिस्टो ने अपनी शिक्षा योजना को बताने का प्रयास किया। लेकिन अरिस्टो की शिक्षा योजना की कई आधारों पर आलोचना की गई। इसके अंतर्गत आलोचकों का कहना है कि अरिस्टो का शिक्षा सिद्धांत व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है। यह शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों की शिक्षा पर बल देता है। नंबर 2, अरिस्टो शिक्षा द्वारा व्यक्ति की आज्ञाकारी नागरिक और योग्य शासक के रूप में तैयार करना चाहता है। थर्डली, अरिस्टो ने अपनी शिक्षा योजना को नैतिक और सामाजिक आधार प्रदान करके व्यक्ति को सच्चरित और समाज उपयोगी बनाने की चेष्टा की है। अरिस्टो के शिक्षा सिद्धांत में कई दोष भी है। इसलिए निम्नलिखित तर्कों के आधार पर विद्वान आलोचना करते हैं, जैसे कि संगीत पर बहुत अधिक जोर दिया गया है, साहित्य की उपेक्षा की गई है, मानसिक और शारीरिक परिश्रम को परस्पर विरोधी बताया है, और बौद्धिक शिक्षा बहुत अधिक विलंब से प्रारंभ होती है। तत्पश्चात देश के अधिकांश जनता शिक्षा से वंचित हो जाती है। शिक्षा पर राज्य का अत्यधिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपेक्षा। इस आधार पर प्लेटो के साथ साथ अरिस्टो की शिक्षा सिद्धांत को भी आलोचकों ने स्वीकार नहीं किया है। तत्पश्चात हम देखेंगे, चूँकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कंपैरिजन ऑफ अरिस्टोटल कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन विद दैट ऑफ प्लेटो। चूँकि हम बार बार प्लेटो की बात करते हैं और अरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन प्लेटो एंड अरिस्टो की शिक्षा योजनाओं में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे दोनों की शिक्षा विचारों में निम्नलिखित समानताएं। दोनों ने महान विचारकों ने शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य की आत्मा को शिक्षित करना, ताकि वह आदर्श रूप ग्रहण कर सके। नंबर 2, दोनों ने शिक्षा द्वारा नैतिक सद्गुणों के विकास पर जोर दिया। नंबर 3, दोनों व्यक्ति के लिए उदारवादी शिक्षा का समर्थन करते हैं। नंबर 4, दोनों ही शिक्षा पद्धति पर पूर्ण राजकीय नियंत्रण का समर्थन करते हैं। नंबर 5, दोनों ने शिक्षा योजना को कार्यान्वित करने में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा लिया। तत्पश्चात हम देखेंगे समानता होने के पश्चात भी दोनों की शिक्षा योजना में कुछ असमानताएं भी पाई गई। नंबर 1, अरिस्टो की शिक्षा का अंत विवेक की श्रेष्ठता से होता है, जबकि प्लेटो की शिक्षा का अंत सद्गुणों की प्राप्ति से होता है। नंबर 2, प्लेटो की शिक्षा जीवन पर चलती है,
जबकि अरस्तु की शिक्षा 21 वर्ष तक आकर समाप्त हो जाती है। नंबर 3, प्लेटो साहित्य के अध्ययन पर जोर देता है जबकि अरस्तु इस अध्ययन की उपेक्षा करता है। इस आधार पर हम कहते हैं कि अरस्तु प्लेटो के शिष्य होने के बावजूद भी कुछ आधारों पर उनकी समानताएं थी और कुछ आधारों पर असमानताएं थी। अंत में हम कहेंगे कि अरस्तु की शिक्षा योजना में कतिपय दोष होते हुए भी यह सर्वथा महत्वहीन नहीं है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि यह मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित है और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के विकास पर आधारित है। और इसका दूसरा गुण यह है कि वह नागरिकों के चरित्र का निर्माण राज्य के स्वरूप के ढांचे से में करता है और इसके परिणाम स्वरूप सिर्फ राज्य का स्थायित्व ही दृढ़ नहीं होता बल्कि नागरिक राज्य के विकास में भी पूर्ण योगदान करते हैं। फिर भी बार्कर जैसे विद्वान का मानना है कि प्लेटो की शिक्षा योजना की तरह अरस्तु की शिक्षा योजना न तो पूर्ण ही है न क्रमबद्ध है, क्योंकि प्लेटो की तरह उसने गणित और दर्शन की शिक्षा का उल्लेख नहीं किया। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को लेंगे। धन्यवाद।